अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नादिया और हमारे साथ मौजूद हैं थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल। डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का जो प्रोग्राम है वो मैं एक क्वेश्चन से जो है वो शुरू करूंगी। ज़रूर बहावलपुर से हमें ज़रूर। सफ़िया हैं, उन्होंने अपनी छोटी बहन के बारे में पूछा जिनकी उम्र है तकरीबन 30 इयर्स ओल्ड है वो, और उन्होंने अपनी बहन के बारे में स्टेट किया है कि उनका वज़न जो था वो गिरना शुरू हो गया और इसके अलावा उनको बुखार रहना शुरू हो गया था और उनके गर्दन में भी दर्द होता था। तो उन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि उनको जो है वो थायराइड है, मगर डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी है। तो आप अपने तजुर्बे की रोशनी में ये बताइए कि ये थायराइड की कौन सी किस्म है और इसमें दवाई जो है डॉक्टर ने उनको क्यों नहीं रिकमेंड की? बिल्कुल सही है, इस पे हम बात कर लेते हैं। ये जो थायराइड की बीमारी जिसकी आप बात कर रही हैं, इसको हम अपनी ज़ुबान में थायराइडाइटिस कहते हैं। अच्छा। थायराइडाइटिस जो है वो उसकी 2-3 अक़साम है। एक होती हैं जो एक्यूट पेनफुल होती हैं, जैसे कि इनको पेन भी थी नेक में, इसको हम पेनफुल थायराइडाइटिस कहते हैं, यानी इसके अंदर दर्द भी होगी मरीज़ को। और ऐसे भी थायराइडाइटिस होती हैं जैसे कि पेनलेस थायराइडाइटिस होता है, जिसमें पेशेंट को दर्द नहीं होती। ठीक है। तो जो पेनलेस थायराइडाइटिस है वो आमतौर पे फीमेल्स को प्रेगनेंसी के बाद होती है, जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस, यानी प्रेगनेंसी के बाद थायराइडाइटिस हो जाना। अच्छा। फिर पेनलेस थायराइडाइटिस में एक थायराइडाइटिस होता है, उसको हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। हाशिमोटो थायराइडाइटिस बहुत कॉमनली जिन मरीज़ों को लो थायराइड की बीमारी होती है, जिसको हम हाइपोथायराइड कहते हैं, उनकी बैकग्राउंड में हाशिमोटो डिजीज़ होती है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये हाइपर थायराइड नहीं होती, हाइपो, इसमें सिम्टम्स भी हाइपो वाली होती है, यानी जैसे इनका वज़न गिरना शुरू हो गया, उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये तो होगी थायराइडाइटिस। एक तो ये थायराइडाइटिस की बीमारी है जो हाइपर थायराइड के साथ प्रेजेंट कर सकती है। अच्छा। पेशेंट को सिम्टम्स आएंगी, वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट का हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, पेशेंट को बुखार की फीलिंग होगी, पेशेंट को फटीग होएगी, पेशेंट को, क्योंकि ये सारा जो प्रॉब्लम है यूजुअली ये वायरल होता है। अच्छा। और ये ऐसी इलनेस होती है कि बहुत उसमें शिद्दत भी नहीं होती, लेकिन तकलीफ ज़रूर रहती है 3-4 महीने तक। और ये चूँकि वायरल थायराइडाइटिस है और इसके अंदर नया थायराइड हार्मोन नहीं बन रहे, लेकिन जो थायराइड हार्मोन यहाँ बने पड़े थे वो रिलीज़ हो जाते हैं सर्कुलेशन में। अच्छा। एक्स्ट्रा रिलीज़ हो जाते हैं, आप यूँ समझ लें, लेकिन एक्स्ट्रा बनते नहीं है। तो इसलिए कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक ट्रांजिएंट फेज़ है, वो वायरल जैसे आप वक्ती है। जब वायरल इन्फेक्शन ख़त्म होनी है, स्वेलिंग ख़त्म हो जानी है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जानी है, इसने ठीक हो जाना है। अच्छा। जब हम हाइपर थायराइड की बात करते हैं, ऐसे मरीज जिनका वज़न गिरा होता है, जिनकी हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, इनको हम हाइपर थायराइड कहते हैं। और ये जो ऐसे मरीज़ हाइपर थायराइड होते हैं, ये 3 मेन वेराइटीज़ में फॉल करते हैं। एक वैरायटी है जिसको हम कहते हैं ग्रेव डिजीज़। अब ये जो ग्रेव डिजीज़ है, ये इसकी टिपिकल निशानी जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक्सोप्थेल्मोस या आँखों का बाहर आना है, यानी ग्रेव आई डिजीज़ इसका पार्ट होता है यूजुअली। तो ये यहाँ से पहचानी जाती है कि ग्रेव डिजीज़ है। एक्स्ट्रा जो अपने साइज से आंखें बड़ी, बिल्कुल आंखें ज़रा बड़ी आई होती है। दूसरी बीमारी होती है कि जिसमें गल्लड़ बन जाता है और नोड्यूल्स बन जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको हम मल्टी नोडुलर गाइटस भी कहते हैं, नोडुलर गाइटर भी कहते हैं। और जो तीसरी बीमारी है इसमें वो थायराइडाइटिस है। ये थायराइडाइटिस की आगे पिक। तो ये 3 किस्म की बीमारियां हैं जो हाइपर थायराइड करती हैं अमूमी तौर पे। टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाता, लेकिन पेशेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ कि ये 2 बीमारियां हो गई, जो ग्रेव डिजीज़ हो गई, नोडुलर गाइटर हो गया या गाइटर गल्लड़ हो गया, और तीसरी हो गई थायराइडाइटिस। पहली 2 में ट्रीटमेंट देनी होती है, यस। तीसरी किस्म थायराइडाइटिस में ट्रीटमेंट यूजुअली सिम्टम्स की तो देनी होती है, लेकिन एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं देनी होती। अच्छा। ये जो कि इंग्लैंड में थी, और इंग्लैंड के सिस्टम में हम बार बार डॉक्टर्स को अप्रोच वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ पे आपकी होम नर्सिंग होती है या कम्युनिटी नर्सिंग कंसेप्ट होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड होता है कि आमतौर पे पेशेंट जो हैं वो बार बार डॉक्टर के पास आ जाते हैं जब भी उनको थोड़ी बहुत सिम्टम्स भी होती है, तो डिस्कशन के लिए। तो फिर उनको पेन किलर भी देने पड़ते हैं, हार्ट बीट कम करने वाली मेडिसिन भी दे देते हैं। तो वहाँ पे सम टाइम पेशेंट जो है, इनको अगर बर्दाश्त में सिम्टम्स हों तो वो मेडिसिन उनको ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, लेकिन मेडिसिन देनी भी है तो सिम्टम्स की देनी है। सिम्टम्स की, यानी आपकी हार्ट बीट तेज़ है तो आपने बीटा ब्लॉकर, इंड्रोल वगैरह ले ली, आपको पेन ज़्यादा हो रही तो आपने पेन किलर ले लिए। अच्छा, यानी और सम टाइम
एंटी थायराइड समटाइम्स स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, अगर उससे भी ये होता है कि इन्फ्लेमेशन जल्दी रिजॉल्व हो जाती है और ये जो फटीग और ये चीज़ें ज़रा कम हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है स्टीरॉइड्स के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आपको सारा बेनिफिट्स और उसके नुकसानात को वे करके देना पड़ता है। तो ये जो बीमारी थायराइडाइटिस है हमारे पाकिस्तान में भी उतनी ही कॉमन है और ये वायरल है। और ये मैंने तो अभी जब कोविड सीज़न तो उसमें बहुत केसेस देखे हैं और ऐसे भी केसेस हैं जो ज़्यादातर लोग जब मरीब में जाते हैं या नादरन एरियाज में जाते हैं वापसी पे वो थायराइडाइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये भी कुछ ऐसी एसोसिएशन है, जो वायरस है उसकी एग्जिस्टेंस इन जगहों पे ज़्यादा है। अच्छा, इनमें आपने बताया कि सिम्टम्स जिस तरह के आते हैं उस तरह के यानी सिम्टम यही आते हैं ना, हार्ट बीट तेज होती है, आपकी गर्मी आपको ज़्यादा लगती है, आप वेट लूज करना शुरू कर देते हैं, आपकी भूख सही है लेकिन वजन गिर रहा है। अच्छा, उसमें मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब ये वायरल इन्फेक्शन हील हो चला खत्म हो जाता है तो सारे सिम्टम्स भी ज़ाहिर है उसके साथ? यूजुअली ये 3 महीने का प्रोसेस हो, 3 से 4 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक, 3-4 महीने इज अ लॉन्ग टाइम, मैक्सिमम टाइम था। लेकिन ये सिम्टम्स 3 महीने हर एक ने 3 महीने नहीं लगाने, कोई महीने में ठीक हो जाएगा, कोई 1.5 महीने में, मैंने मैक्सिमम टाइम बताया। और इसकी फेजेस है, पहले हाइपर सिम्टम्स आएंगी, फिर नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट लैब्स वाइज, और फिर बाद में हो सकता है हाइपोथायराइड भी हो जाए, फिर ठीक भी हो जाए। अच्छा, तो ये 4 फेजेस से गुजरेगा, हाइपरथायराइड, नॉर्मल, फिर हाइपो, फिर नॉर्मल। तो नॉर्मल पे आखिरी दफा जब आता है भी ठीक रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पे डॉक्टर्स कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं इसको डायग्नोज करने का, तशखीस का हाइपरथायराइड? कोई भी पेशेंट जो इन हाइपरथायराइड सिम्टम्स के साथ आ जाता है, जो पहला टेस्ट होता है वो TSH होता है जी। TSH कम होगा इन पेशेंट्स में जो हाइपरथायराइड होंगे। अच्छा, आप अगर इसको TSH को आसानी से याद रखना मरीजों ने कि TSH को कोरिलेट करना हो कि हाइपर है मुझे या हाइपो है, तो जब आपका वजन कम होगा तो TSH भी कम होगा। अच्छा, वजन कम TSH कम, बीमारी हाइपरथायराइड, वजन ज्यादा TSH ज्यादा, बीमारी हाइपोथायराइड। अच्छा, और TSH के बाद आपके T4 TC के टेस्ट होते हैं और ये थायराइड हार्मोन्स के टेस्ट हैं। और दूसरा जो टेस्ट होता है इनकी वजह जानने के लिए, उस टेस्ट को हम कहते हैं थायराइड स्कैन। अच्छा, आप थायराइड स्कैन जो है वो जब करते हैं तो उसके अंदर जो उसके थायराइड के लोब्स हैं उनके अंदर अपटेक से अंदाज़ा हो जाता है कि बीमारी की नौयत कौन सी है। ये स्क्रीन पे थायराइड स्कैन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ पेशेंट्स को, क्योंकि स्कैन का जब लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो लोग उससे घबरा जाते हैं। अच्छा, इसमें एक इंजेक्शन लगता है जिसके अंदर इंजेक्शन में टेक्नीशियम पर टेक्नेट का इंजेक्शन जो है वो जाता है जिसम में, और वो कंसनट्रेट करता है थायराइड लोब में। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आमतौर पे नहीं है, और ये है कि प्रेगनेंसी में हम नहीं करते, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग है बच्चों को जो है नर्सिंग मदर तो उस वक्त हम ये नहीं करते, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये जो बाकी सारी कंडीशन में हम इसको कर सकते हैं। और ये आपको बीमारी की नौयत के बारे में, उसकी वजूहात के बारे में ज़्यादा क्लियर बताता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हाइपरथायराइड के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं? ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है? ट्रीटमेंट में जैसे थायराइडाइटिस है उसकी ट्रीटमेंट में तो हमने सिर्फ ये पेनाडोल और ये जो एस्प्रिन है, ये पेनिसिलिन, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, पेन किलर्स हैं, हमने यूज़ करना है। बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं हम हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए जी। और अगर पेशेंट ये जो हम पहले बात करते ग्रेव डिजीज़, आँखों की बीमारी वाला मरीज़, या आपका मरीज जो है जिसको बहुत बड़ा गल्लड़ बन गया है, उसमें जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं उनमें एक एंटी थायराइड ड्रग्स है और एक रेडियो एक्टिव आयोडीन है जी। रेडियो एक्टिव आयोडीन पीने का भी आसान तरीका है, बहुत सारे लोग इससे भी घबराते हैं। अच्छा, रेडियो एक्टिव आयोडीन के बारे में लोगों के ज़हनों में वही सवाल आते हैं जो डायबिटीज़ के मरीजों में इंसुलिन के बारे में गलतफहमी है। तो लोग समझते हैं कि इन कतरों के पीने से फर्टिलिटी मुतासर होगी, इन कतरों के पीने से सारी उम्र की बीमारियां, ये कैंसर लग जाएगा। तो डॉक्टर्स गाइड नहीं करते पेशेंट्स को? गाइड तो करते रहते हैं ना, आपके सामने कर तो रहे, तो फिर क्यों वो ऐसा समझते हैं? इतनी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। अब देखें ना 1997 में जो इंसुलिन की अवेयरनेस थी, आज जब 2020 में बात करते हैं तो और लेवल है अवेयरनेस का लोगों। अच्छा। तो अगले 1-10 सालों में इसके बारे में अवेयरनेस ऊपर आ जाएगी। सही। तो बाद एक रेडियो एक्टिव आयोडीन भी एक अच्छा तरीका इलाज है और परमानेंट इलाज है। ये एक तरह से केमिकली थायराइड को अबलेट करने वाली बात है, हम उसको ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद फिर थैराक्सल लेनी पड़ती है। तो अनलेस अदरवाइज अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपको आयोडीन नहीं मिल सकती, जैसे कि प्रेगनेंसी है, या अगर घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप नहीं ले सकते,
क्योंकि अगर आप उनकी लुक आफ्टर करते हैं जी। तो फिर चूँकि 3-4 दिन का बच्चों को आपको सेपरेट करना पड़ता है, इसलिए आप फिर आयोडीन के कैंडिडेट नहीं होते। या आपने किसी और वजह से अगर आपकी आंखें बहुत बड़ी हो गई हैं और उनमें प्रॉब्लम है तो फिर आयोडीन उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, उनको नुकसान दे सकती है। ये 2-4 चीज़ें ये अपने आप फिजिशियन के साथ डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज आयोडीन इज़ अ गुड ट्रीटमेंट। और फिर लास्ट कम जो है लास्ट वो आती है सर्जरी। कि सर्जरी भी कुछ पेशेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं अगर उनका सांस खराब हो रहा हो इसकी वजह से, गिलड़ की वजह से, या उनका खाना जो है उस फंस रहा हो, फंदा लग रहा हो वगैरह वगैरह, तो उस सिचुएशन में उनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ऑल दो सर्जरी का रोल थायराइड की डिजीज में काफ़ी कम है। तो कंपैरेटिवली फिर दवाइयाँ और रेडियोएक्टिव आयोडीन से काम चल जाता है। तो फिर ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरी करनी पड़ती है कि वो अगर काम बता रहा हूँ, जिनका सांस खराब हो रहा हो, सांस खराब हो और वो जिनको खाना रोक रहा हो, या फिर ये भी है कि कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम हो, एज अ लास्ट रिजॉर्ट फीमेल्स होती हैं बहुत स्वेलिंग कि भाई ये स्वेलिंग इतनी आ गई है, तो ऐसा ना हो कि भाई लोग इसको कहते फिरेंगे ये क्या बना है, तो वो कई कॉस्मेटिक रीजन नहीं, मेरी एज में नहीं, खवातीन और कोई भी हो, हर किसी एज में भी लोग जो है वो होते हैं, थोड़े से कंसर्न तो होते हैं। बिल्कुल ये बात। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक जो था वो यहीं तक था। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे नाजरीन को तो मेरा मैसेज यही है कि थायराइड की बीमारी को पहचानें, और अगर आपको थायराइडाइटिस हो, आपका गला ख़राब है और आपको नेक में पेन है और इस तरह की इलामात हैं, और थायराइड का भी साथ प्रॉब्लम, एक तो ये है कि नेक पेन में जब भी गला ख़राब हो या नेक पेन हो रही हो और कोई और वजह सामने ना हो, तो थायराइड का टेस्ट भी ज़रूर करवाएं। जब आपने करवा लिया तो थायराइडाइटिस के केस आपका है तो आप फिर आप उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करें और अननेसेसरी ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि और मुस्तरद किसी फिजिशियन से इस हवाले से डिस्कशन करें। और ये भी मैं बताना चाहूँगा, मेडिकल स्टूडेंट्स भी हमारे अक्सर प्रॉब्लम होने होते हैं कि जब किसी पेशेंट में फीवर चल रहा हो और बज़ाहिर कोई और रीज़न नहीं समझ आ रही, तो अगर अच्छी तरह हिस्ट्री आप उसको हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की और थायराइड में फिट हो रही, तब थायराइड का टेस्ट भी ज़रूर करवाएं, क्योंकि थायराइडाइटिस भी एक रीज़न है फीवर की। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ऐसे ही बस ज़हन में आ गया कि ये किसी भी सीज़न में ज़रूरी नहीं कि इसका वेदर का कोई इफेक्ट होता है, या इस है वेदर बहुत ज़्यादा गर्मी या जैसे मेरे ख्याल सर्दियों के अंदर ज़्यादा होता है, सर्दियों में ज़्यादा वायरस का ग्रो हमेशा इससे मौसम ज़्यादा होता है, चेंजिंग सीजन में भी। जैसे आपने बताया ना कि कुछ लोग तो मरी और बाहरी इधर नॉर्दन एरियाज में जाते हैं तो ठंड होती है वहाँ पे। चेंजिंग सीजन को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा सीजन? चेंज हो रहा हो जब सीजन। अच्छा, चेंज हो रहा हो, ठीक है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगले हफ्ते हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ रहेगा। अल्लाह हाफिज़।